आज के इस गहन चर्चा में हम केमिस्ट्री के एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं जो सिर्फ लैब की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी, मेडिसिन्स और यहाँ तक कि हमारे एनवायरनमेंट को भी डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स तो हम सभी को पता ही हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या हैलोजन फैमिली में कौन कौन आता है, तो हम सीधे उस मजेदार पॉइंट पर जंप करेंगे जहां एक सिंपल कार्बन मॉलिक्यूल में हैलोजन के जुड़ते ही पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। सही कहा। हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड टेक्स्ट बुक चैप्टर है इस डीप डाइव के लिए। तो आज का मिशन ये है कि ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे डीकोड करते हैं। इस टेक्निकल टॉपिक को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं ताकि नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग भी इसको आसानी से रिलेट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो बदलाव है, जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो वो सिर्फ पेपर पे ड्रॉ किया गया एक नया स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ, ये बदलाव किसी केमिकल को एक लाइफ सेविंग मेडिसिन में बदल सकता है, या फिर एक ऐसे खतरनाक पोल्यूटेंट में जो हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर दे। हम इस पूरे टेक्निकल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और हमारी डेली लाइफ से कनेक्शन पर। मतलब अगर एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो जब एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आ जाता है, तो हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स बनते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी स्पोर्ट्स टीम में आप एक नॉर्मल प्लेयर को हटाकर किसी स्पेशलिस्ट को ले आए। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, और इस स्पेशलिस्ट के आने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो हैरान करने वाले हैं। अगर हम सोर्सेज में दिए गए मेडिकल एग्जाम्पल्स को देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमारी मेडिसिन्स हैं। जैसे कि वो टाइफाइड वाली दवाई। हाँ, क्लोरामफेनिकोल। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली बनाते हैं और ये टाइफाइड के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें जो क्लोरीन एटम होता है वही इस पूरे मॉलिक्यूल के शेप और काम करने के तरीके को इस तरह सेट करता है कि वो बैक्टीरिया के प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को रोक देता है। वाओ! और सिर्फ बाहर की मेडिसिन ही नहीं, हमारी बॉडी भी तो ये केमिस्ट्री यूज करती है। वही तो, हमारी खुद की थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती हैं, वो एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड ही तो है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि उसकी कमी से गॉइटर या घेंघा रोग हो जाता है। एग्जैक्टली। उस हार्मोन का प्रॉपरली काम करना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें आयोडीन एटम्स बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हों। इसके अलावा मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो क्लोरोक्वीन यूज होती है उसमें भी क्लोरीन है। और सर्जरी के टाइम पर जो बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं, हाँ, वहाँ हैलोथीन का यूज होता है। पहले जो ईथर यूज होता था वो आग पकड़ लेता था, फ्लेमेबल था। हैलोथेन में हैलोजन होने की वजह से वो सेफ होता है। ये तो वाकई लाइफ सेविंग है। और सोर्सेज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था उन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स के बारे में। परफ्लोरोकार्बन्स? हाँ, जिनको सर्जरी में आर्टिफिशियल ब्लड की तरह यूज करने पर रिसर्च चल रही है। मतलब क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, वो बॉडी में किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, पर ऑक्सीजन कैरी करने में बहुत आगे हैं। बिल्कुल। तो इन चीजों से ये क्लियर होता है कि केमिस्ट्री हमारे हॉस्पिटल्स और बॉडीज में हर वक्त काम कर रही है। पर इन सब यूजेस को समझने के लिए हमें इन केमिकल्स की बुनियाद, यानी इनके स्ट्रक्चर्स और इनके क्लासिफिकेशन को डीपली समझना होगा। तो अगर इनको क्लासिफाई करने की बात आए तो इतने सारे हजारों कंपाउंड्स को साइंटिस्ट पहचानते कैसे हैं? इसका सबसे सिंपल तरीका इनको कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर डिवाइड करना है। बेसिकली sp3 और sp2 कार्बन। ओके, तो इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जरूर। अगर हम पहले sp3 कार्बन वाले कंपाउंड्स को लें तो इसमें सबसे कॉमन एल्काइल हैलाइड्स आते हैं। यहाँ हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसने चारों तरफ सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आते हैं, राइट? हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कार्बन आगे कितने और कार्बन से जुड़ा है। ये आगे चलकर इनके रिएक्शंस को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। पर इस sp3 कैटेगरी में दो और बहुत स्पेशल टाइप्स भी तो हैं, एलाइलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स। जी, यहाँ क्या होता है कि हैलोजन तो एक सिंगल बॉन्डेड sp3 कार्बन पर ही लगा है, लेकिन और ये ट्विस्ट है उसका, जो पड़ोसी कार्बन है उसके पास एक डबल बॉन्ड होता है। मतलब एलाइलिक के केस में पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और बेंजिलिक के केस में
पड़ोसी सीधा एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, रेजोनेंस। जब रिएक्शन के दौरान हैलोजन बाहर निकलता है और वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पड़ोसी वाला डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स वहां शिफ्ट करके उसको स्टेबल कर देता है। इसीलिए ये वाले हैलाइड्स बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो ये तो बात हुई sp3 की, लेकिन जब हम sp2 कार्बन वाले कंपाउंड्स पर आते हैं, जैसे विनिलिक हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स, तो स्टोरी पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, क्योंकि विनिलिक में हैलोजन डायरेक्ट उस कार्बन पर लगा है जिसका डबल बॉन्ड है, और एरिल हैलाइड में वो सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा है। और इस डायरेक्ट जुड़ने से फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस के ज्यादा पास खींच कर रखता है, तो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड छोटा और बहुत मजबूत हो जाता है। और ऊपर से हैलोजन के अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के साथ मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जिसको रेजोनेंस कहते हैं। हाँ, जिससे उस सिंगल बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड जैसी ताकत आ जाती है। सही पकड़ा। और एक डबल बॉन्ड को तोड़ना एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने से बहुत मुश्किल है। राइट। अब स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, पर इनका नाम कैसे रखा जाता है? मतलब ग्लोबल नॉमेनक्लेचर भी तो जरूरी है। सोर्सेस पढ़ते हुए एक चीज बहुत क्लियर थी कि कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स में कितना डिफरेंस है। हाँ, केमिस्ट्री में नाम रखना सिर्फ एक लेबल लगाना नहीं है, वो मॉलिक्यूल का पूरा 3D मैप होता है। वही ना, जैसे सेगब्यूटाइल क्लोराइड बोलना कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए ठीक है, पर IUPAC सिस्टम में इसको 2-क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं, जिसे सुनते ही दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि 4 कार्बन की चेन है और दूसरे नंबर पर क्लोरीन लगा है। बिल्कुल। और उस दूसरे पोजीशन का मतलब है कि वहां थोड़ी भीड़-भाड़ होगी जो रिएक्शंस को इफेक्ट करेगी। अब आते हैं उस पार्ट पर जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, प्रेपरेशन मेथड्स। मतलब इनको लैब में बनाया कैसे जाता है। Here's where it gets really interesting. इसके कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है अल्कोहल से बनाना, पर यह प्रोसेस उतना डायरेक्ट नहीं है जितना लगता है। हाँ, जैसे अगर हम अल्कोहल में डायरेक्टली HCl डाल दें तो रिएक्शन आसानी से नहीं होती। हमें जिंक क्लोराइड ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है वो जल्दी से अपनी जगह नहीं छोड़ता। इट्स अ पुअर लीविंग ग्रुप। तो जिंक क्लोराइड वहां एक हेल्पर की तरह आता है। वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक कर देता है, जिससे क्लोरीन वहां इजीली अटैक करके जुड़ सके। प्रिसाइजली। और इसके अलावा हम फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी PBr3 का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट मेथड थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 का माना जाता है। ओ हाँ, मैंने सोर्सेज में देखा था। इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों गैसेस होती हैं। सही कहा, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों हवा में उड़ जाती हैं और पीछे हमारे पास बिल्कुल प्योर अल्काइल हाइड बच जाता है। प्यूरिफिकेशन की टेंशन ही खत्म। ब्रिलियंट। अब दूसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन से बनाना, और यहाँ सोर्सेज में एक बहुत बढ़िया लैब टेस्ट का जिक्र है। जब हम एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें ब्रोमीन डालते हैं। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये डबल बॉन्ड्स को पहचानने का बहुत क्लासिक तरीका है। ब्रोमीन का अपना कलर डार्क रेड या ब्राउन जैसा होता है, और जैसे ही हम उसको किसी एल्कीन में डालते हैं तो वो रेड कलर तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन के दोनों एटम्स उस डबल बॉन्ड को तोड़कर कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद एक तीसरा बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसको हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं। हाँ, और यहाँ एक ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है। हम अल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन या ब्रोमीन तो जोड़ लेते हैं, तो फिर फ्लोरीन या आयोडाइन जोड़ने के लिए हमें इस एक्सचेंज यानी अदला बदली वाले तरीके की क्या जरूरत पड़ती है? हम डायरेक्ट फ्लोरीन क्यों नहीं यूज कर लेते? ये सवाल लैब में काम करने वाले हर केमिस्ट्री स्टूडेंट के दिमाग में आता है। इसका रीजन है इन हैलोजन्स का नेचर। फ्लोरीन इतना ज्यादा एग्रेसिव और रिएक्टिव है कि अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन गैस यूज करेंगे तो लैब में धमाका हो सकता है। बाप रे। हाँ, पूरा कार्बन मॉलिक्यूल ही जलकर टूट जाएगा। और दूसरी तरफ आयोडीन इतना आलसी है कि उसकी डायरेक्ट रिएक्शन बहुत स्लो होती है और वो वापस रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक चालाकी निकाली, पहले सेफली क्लोरीन या ब्रोमीन वाला कंपाउंड बना लो और फिर आयोडाइन के साथ उसको स्वैप कर दो, जिसे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। सही है। इसमें सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन का यूज होता है। और इसमें भी एक कैच है ना, एसीटोन का यूज रैंडमली नहीं किया गया है। बिल्कुल नहीं। यहाँ थर्मोडायनामिक्स और सोल्यूबिलिटी का पूरा मैथ काम करता है।
सोडियम आयोडाइड एसीटोन में घुल जाता है, लेकिन रिएक्शन के बाद जो नया सोडियम क्लोराइड बनता है वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, वो सॉलिड बनकर नीचे बैठ जाता है। जिसे प्रेसिपिटेट होना कहते हैं। और ली शेटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से क्योंकि एक प्रोडक्ट बाहर निकलता जा रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ भागती रहती है। एग्जैक्टली और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम फ्लोरीन जोड़ने के लिए हेवी मेटल्स जैसे सिल्वर फ्लोराइड का यूज करते हैं, जो आराम से फ्लोरीन को स्वैप कर देता है बिना किसी धमाके के। ये लैब की दुनिया कितनी कैलकुलेटेड होती है ना। और अगर एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन पर हैलोजन लगाना हो तो सोर्सेज सैंड-मेयर्स रिएक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, क्योंकि बेंजीन पर सीधा अटैक करना मुश्किल है, तो पहले एक अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में बदला जाता है। ये सॉल्ट बहुत अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है। फिर उसमें क्यूप्रस हैलाइड मिलाने पर नाइट्रोजन गैस फर्श से उड़ जाती है और हैलोजन वहां बेंजीन रिंग पर लॉक हो जाता है। सही। अब हम इनकी लैब प्रिपरेशन से आगे बढ़ते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ देखते हैं। एक चीज जो इनके बारे में बड़ी अजीब है, मैं इसको पानी का रहस्य कहता हूँ। डेंसिटी तो चलिए क्लियर है कि मॉलिक्यूल भारी होता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। आयोडीन वाले कंपाउंड्स तो पानी से भी हैवी होते हैं, पर ये पानी में घुलने वाला रहस्य क्या है? देखिए, केमिस्ट्री का एक थंब रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी समान समान को घोलता है। जी, पोलर सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल को घुलेगा। और क्योंकि हेलोएल्केन में कार्बन और हैलोजन के बीच चार्जेस का डिफरेंस है, तो वो पोलर होते हैं। पानी भी हाईली पोलर है, तो लॉजिकली इनको पानी में घुल जाना चाहिए, राइट? लॉजिक तो यही कहता है, पर रियलिटी में ये पानी में लगभग ना के बराबर घुलते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एनर्जी का एक फेल होता हुआ बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल कैसे? ऐसे सोचिए, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ कर रखते हैं। अगर हेलोएल्केन को पानी के अंदर जाना है तो उसे इन पुराने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और जब हेलोएल्केन पानी के साथ नए बॉन्ड्स बनाता है तो वो इतने वीक होते हैं कि उनसे कोई खास एनर्जी रिलीज नहीं होती। सही पकड़ा, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और रिटर्न बहुत कम, तो फिजिकली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसलिए ये पानी की जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि वहां ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। कितनी परफेक्टली इस प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल कर रही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां इन मॉलिक्यूल्स के बीच रियल एक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध की बात हो रही हो। वो एक्चुअली एक मॉलिक्यूलर युद्ध ही तो है। इसमें एक अटैकर होता है जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये नेगेटिव होता है या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे ऐसी जगह की तलाश होती है जहां पॉजिटिव चार्ज हो। और दूसरा वो ग्रुप होता है जिसे अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, यानी हमारा लीविंग ग्रुप हैलोजन। यहाँ सोर्सेज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म देते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, यानी उभयदंती। ये ऐसे अटैकर होते हैं जो दो अलग अलग साइड से अटैक कर सकते हैं। हाँ, जैसे साइनाइड आयन में रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज कार्बन पर भी हो सकता है और नाइट्रोजन पर भी। अगर वो कार्बन की साइड से जुड़ता है तो साइनाइड बनता है, और अगर नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक करता है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। सही। अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो अलग रास्ते होते हैं, दो मैकेनिक्स, SN1 और SN2। तो पहले SN2 की बात करते हैं, बाइमॉलिक्यूलर। ये एक ही स्टेप में पूरा होता है ना? हाँ, इसमें अटैकर यानी न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर पीछे से अटैक करता है, बैक साइड अटैक, क्योंकि आगे तो हैलोजन पहले से लगा है। सोर्सेज में इसका एक बहुत शानदार विजुअल एग्जाम्पल दिया है। जैसे जैसे अटैकर पीछे से जुड़ने लगता है, हैलोजन सामने से निकलने लगता है। बीच में एक मोमेंट आता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जहां लगता है कार्बन ने 5 बॉन्ड्स बना लिए हैं, जो कि कंप्लीटली अनस्टेबल है। और फिर अचानक हैलोजन निकल जाता है और कार्बन के बाकी के बॉन्ड्स पीछे की तरफ ऐसे पलट जाते हैं, जैसे जैसे बहुत तेज हवा में कोई छतरी उल्टी हो जाती है। The umbrella in the wind। इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पर एक सवाल, ये मैकेनिज्म 3 डिग्री कार्बन में काम क्यों नहीं करता? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के चारों तरफ 3 और बड़े अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। वो उस कार्बन के आगे एक दीवार या भीड़ बना लेते हैं, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो अटैकर के पास पीछे से घुसने की जगह ही नहीं बचती। एग्जैक्टली। इसीलिए SN2 सबसे फास्ट 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन में होता है, क्योंकि वहां छोटे छोटे हाइड्रोजन होते हैं और रास्ता क्लियर होता है। तो फिर 3 डिग्री कार्बन वाले कंपाउंड्स रिएक्शन कैसे करते हैं? उन्हें तो अपना अलग मैकेनिज्म चाहिए होगा। वहां काम आता है SN1। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक नहीं है, ये पेशेंस का गेम है।
ये 2 स्टेप्स में होता है। इसमें पहला स्टेप तो वेट करना होता है ना, जब तक हैलोजन खुद अपना बॉन्ड तोड़कर निकल ना जाए। सही कहा, ये स्लो स्टेप होता है। जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाता है तो पीछे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। 3 डिग्री कार्बन इस रास्ते को इसलिए चुनता है क्योंकि उसके आसपास के बड़े ग्रुप्स उस कार्बोकैटायन को स्टेबल बना देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और सोर्सेज में लिखा है कि ये जो बीच में कार्बोकैटायन बनता है वो शेप में एकदम फ्लैट यानी प्लेनर होता है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो फ्लैट है तो जो नया अटैकर आ रहा है उसको आगे और पीछे दोनों तरफ से अटैक करने का ओपन स्पेस मिल जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें एक सिंगल कंपाउंड नहीं मिलता बल्कि एक मिक्सचर मिलता है। 50% वही शेप होती है जो शुरू में थी और 50% उल्टी शेप, जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन, यहां एक कॉन्सेप्ट आता है कायरलिटी का, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो जैसे हमारे लेफ्ट और राइट हाथ होते हैं, दिखते एक जैसे हैं, मिरर इमेज होते हैं, पर एक के ऊपर एक फिट नहीं बैठते। हाँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये कोई थ्योरी नहीं है, मेडिसिन की दुनिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी दवाई की एक कायरल शेप यानी एक हाथ जान बचा सकता है और उसका वही दूसरा मिरर इमेज वाला फॉर्म जहरीला हो सकता है। एल्काइल हैलाइड्स का बिहेवियर। पर जब हम वापस हैलोअरीन्स पर लौटते हैं, जहां हैलोजन बेंजीन रिंग पर है, तो कहानी अलग ही लेवल की स्टबर्ननेस दिखाती है। स्टबर्ननेस मतलब जिद्दीपन? क्यों? वो आसानी से रिएक्शन नहीं करते? ना के बराबर। वो इन न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स के सामने एकदम रिजिड खड़े रहते हैं। वो अपने हैलोजन को छोड़ना ही नहीं चाहते। इसका रीजन तो हमने शुरू में थोड़ा डिस्कस किया था ना, वो रेजोनेंस और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, वो पार्शियल डबल बॉन्ड की मजबूती, और दूसरी बात बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जब कोई इलेक्ट्रॉन वाला अटैकर उसकी तरफ आता है तो दोनों के बीच रिपल्शन होता है। तो क्या इसका मतलब हम हैलोअरीन्स में कोई रिएक्शन करवा ही नहीं सकते? करवा सकते हैं, पर उसके लिए हमें कंडीशंस बहुत ड्रास्टिक करनी पड़ती हैं। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, या फिर हमें बेंजीन रिंग पर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाने पड़ते हैं जो उसकी ताकत थोड़ी कम कर दें। जैसे नाइट्रो ग्रुप। हाँ, नाइट्रो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जब ये ऑर्थो या पैरा पोजिशंस पर लगते हैं तो ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे अटैकर के लिए जगह बन जाती है। ये सब सुनने में लैब लेवल पर बहुत एक्साइटिंग लगता है, पर सोर्सेज इसका एक बहुत ही डार्क और सीरियस इम्पैक्ट भी हाईलाइट करते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स की ये जो जिद है, जो स्टेबिलिटी है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, फ्रियॉन्स यानी CFCs, और सबसे नोटोरियस DDT। ये केमिकल्स कितने डेंजरस हो सकते हैं ये तब समझ आता है जब हमें पता चलता है कि मिट्टी और पानी में रहने वाले जो नेचुरल बैक्टीरिया हैं वो इनको तोड़ ही नहीं पाते, इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसे इकोलॉजी में परसिस्टेंस या दृढ़ता कहते हैं। और क्योंकि ये टूटते नहीं हैं तो ये धरती पर रुके नहीं रहते, ये हवा में ऊपर उठते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं, जहां हमारी ओजोन लेयर है। बिल्कुल। वहां सूरज की खतरनाक यूवी रेस इनके बॉन्ड्स को तोड़कर इनमें से क्लोरीन रेडिकल्स बाहर निकाल देती हैं, और एक सिंगल क्लोरीन रेडिकल एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है जो लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देता है। ये सच में डरावना है। और DDT का एग्जाम्पल तो और भी रियल है। एक वक्त था जब इसने मलेरिया के खिलाफ मैजिक बुलेट की तरह काम किया था। तो उसकी वही स्टेबिलिटी और फैट में घुलने की आदत उसके लिए नेगेटिव साबित हुई। वो फूड चेन में जमा होने लगा, मछलियों से पक्षियों में, और फिर इंसानों की बॉडीज तक पहुंच गया। इसलिए आज ज्यादातर देशों ने इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो आज हमने केमिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा देखा जो किसी डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोधारी तलवार की तरह है। हमने समझा कि कैसे एक छोटे से हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आने पर मॉलिक्यूल्स का शेप, उनका बिहेवियर सब बदल जाता है। कैसे अम्ब्रेला उल्टी होने जैसा अटैक होता है, क्यों ये पानी में नहीं घुलते, और कैसे इनकी अजीब सी स्टेबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। मैं यहाँ एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहूंगा जो सोर्सेस पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया। जरूर। हमने डिस्कस किया कि इन हैलोएरीन्स और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स की ये जिद कि ये आसानी से टूटते नहीं हैं, मिट्टी के बैक्टीरिया भी इनका कुछ नहीं उखाड़ पाते, इस वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन गए हैं। तो सोचिए, क्या फ्यूचर में साइंटिस्ट्स इनकी इसी एक्सट्रीम स्टेबिलिटी का यूज करके ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स या कंस्ट्रक्शन के सामान बना सकते हैं जो कभी सड़े ही ना,
जिन पर ना मौसम का असर हो ना बैक्टीरिया का। ओह, ये बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है। या फिर रसायनों की यही जिद आने वाले वक्त में हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी और एनवायरनमेंट को परमानेंट डैमेज कर देगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस की फाइनल लिमिट क्या होनी चाहिए। ऐसे साइंस का हर इन्वेंशन एक नया सवाल तो खड़ा करता ही है। आज इस विषय को इतनी डिटेल में डिकोड करके बिल्कुल साफ हो गया है कि मॉलिक्यूल्स कैसे डायरेक्टली हमारी लाइफ और फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे ही सोर्सेज का डेप्थ में एनालिसिस करते रहेंगे। तब तक अपने आसपास की इस केमिकल दुनिया को ऑब्जर्व करते रहिए।